जैन सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अभी हमारा जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें 2 मिनट शेष हैं। इसमें विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हमारा मेरी आवाज़ आ रही है सर, जैन सर? हाँ, मुझे आ रही है। अच्छा, लाइव पे देखिए शपका जी सर, लाइव पे आ रहा है? हाँ, लाइव पे आ रहा है। मैं यूट्यूब भी खोला है, तो उस पर बच्चे जुड़ रहे हैं। जूम पर मुझे पता नहीं लग रहा किस पार्टिसिपेंट है भी या नहीं है। जूम पर तो कोई और नहीं होंगे मेरे ख्याल से। सर शपका जी सर, जैन सर की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है? एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? और जेंट्स आ रही है? जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी आपकी आवाज़ लाइव पे आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आ रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा जो ये नवाचार आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत इस कोरोना काल में जहाँ अधिकांश समाज और मनुष्य समाज पूरा अस्त व्यस्त और त्रस्त है, उन सभी छात्रों के लिए और खास तौर से जो विश्वविद्यालय प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने इस नवाचार द्वारा हम सभी को हमारे विषयों से अपडेट करने के लिए एक अनूठा प्रयास किया है, जिसमें आप सभी छात्रों ने बड़ी ही शिद्दत से, बड़े उत्साह और उल्लास से अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। सबसे पहले इस यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में इस लिंक से जुड़ने वाले हिंदी विषय के, चाहे वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हों, चाहे वो हिंदी भाषा के विद्यार्थी हों, आप सभी का मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस पहले अध्याय में डॉक्टर संजय जी जैन सर। डॉक्टर जैन सर राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा में हिंदी विषय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा में ही कार्यवाहक प्राचार्य का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय जैन सर मध्यकालीन हिंदी साहित्य में अपना विशेष दखल रखते हैं। मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजय जैन सर को कि वे आएं और हिंदी साहित्य के इतिहास की जो आरंभिक कड़ी है, जिसे हम अ कहते हैं, वह है काल विभाजन। उस काल विभाजन पर अपना मत प्रस्तुत करेंगे और विद्यार्थियों से मैं गुजारिश करता हूं कि वे उनके जो भी प्रश्न हैं या जो भी जिज्ञासा हैं, वे चैट बॉक्स में डालते रहें, ताकि उन सभी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान आगामी रविवार को एक्सपर्ट द्वारा ही किया जाएगा। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय संजय जैन सर। धन्यवाद डॉक्टर मनोज जी पंड्या जी को। हमारे समन्वयक हैं हिंदी विषय के इस कार्यक्रम के। और मेरी आवाज आ रही है मनोज जी? आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ रही है।
आपकी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज अभी मैंने म्यूट कर दी थी आपको देते ही। जी जी जी। मैं सभी विद्यार्थी स्वयं म्यूट हो रहा हूँ। आप शुरू कीजिए सर। जी जी जी। प्रिय विद्यार्थियों, आयुक्तालय काली शिक्षा राजस्थान द्वारा ज्ञान दूत के रूप में आयोजित इस महायज्ञ में हिंदी विषय से प्रथम आहुति देने के लिए मैं डॉक्टर संजय जैन आपके साथ आज हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। काल विभाजन और नामकरण ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम लोग काल विभाजन के विषय में चर्चा करेंगे। कल नामकरण के विषय में चर्चा होगी। समझने का हम प्रयास करें कि आखिर काल विभाजन से मतलब क्या है और हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन किया क्यों गया है। काल एक सतत प्रवाह की तरह है जो निरंतर अनादि से अनंत तक निरंतर चलता रहता है। अब उस निरंतर सतत प्रवाह में काल विभाजन की जरूरत क्यों है, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। एक मिनट। काल विभाजन की क्या है, क्यों और कैसे, और इसकी आवश्यकता क्या है। पूरे सतत प्रवाह जो काल विभाजन काल का है, उस काल को हम विभिन्न हिस्सों में क्यों बांटते हैं। पहला कारण कि हमें अध्ययन की सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि साहित्य और भाषा वो निरंतर विकास की प्रक्रिया से गुजरती है और उस निरंतर विकास की प्रक्रिया को हम पूरी तरह से समझें, उसे सही ढंग से समझें, तो इसके लिए आवश्यकता है। दूसरा, हम जानते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत आप समझते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, या साहित्य में जन समूह के हृदय का विकास होता है। तो उस साहित्य में समाज किस रूप में परिलक्षित होता, या समाज की कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो साहित्य में निरंतर आती रही और साहित्य उन्हें ग्रहण करके अपने आप को व्यक्त करता रहा। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां हमें तभी पता चलेंगी जब हम व्यवस्थित ढंग से साहित्य का अध्ययन कर लेंगे। तो व्यवस्थित ढंग से साहित्य के अध्ययन के लिए हमें निश्चित रूप से उसे विभिन्न समय के काल के सापेक्ष उसका विभाजन करना होगा। दूसरा, साहित्य का जो निरंतर विकास है, उस विकास के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। तो साहित्य की दिशा को प्रभावित करने वाले वे कौन से तत्व हैं, अर्थात किसी भी काल में जो साहित्य आ रहा है, उस साहित्य को उस तरह का ही वो साहित्य क्यों है और उसको प्रभावित करने वाली सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या साहित्यिक परिस्थितियां कौन सी हैं जो साहित्य को प्रभावित कर रही है, साहित्य के विकास की दिशा को प्रभावित कर रही हैं। तो ये भी समझने के लिए हमें काल विभाजन की आवश्यकता होती है और इसी दृष्टि से विभिन्न परिस्थितियों, प्रवृत्तियों को समझने के लिए उसको विभिन्न खंडों में, विभिन्न पक्षों से हम देखने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश का नाम हम काल विभाजन कहते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है, उसका अगर हम साहित्य के इतिहास की दृष्टि में देखें तो हमें ये पता लगता है कि सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का
इतिहास या इतिहास का प्रारूप हमें प्राप्त होता है वो कार्सा दत्ताती, ये एक फ्रेंच लेखक थे। इन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम थोड़ा देखें, इस्वार द ला लिटरेर स्यायूल एंदुई हिंदुस्तानी। ये 1839 में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1843 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में विभिन्न भाषाओं के लगभग 738 कवियों का परिचय दिया गया था, लेकिन हिंदी के मात्र 72 कवि थे। ये एक वर्णानुक्रम में थी, वर्णानुक्रम अंग्रेजी अल्फाबेट में इन सभी कवियों का परिचय दिया गया था। तो इसमें केवल परिचय मात्र था और साहित्य के इतिहास का कोई काल विभाजन किया गया हो या फिर कोई नामकरण किया गया हो, ऐसा इसमें कोई प्रयास हमें दिखाई नहीं देता है। इसी क्रम में दूसरी पुस्तक सिंह सिंह सरोज, ये शिव सिंह सेंगर द्वारा लगभग 1000 कवियों के परिचय का संकलन था, लेकिन शिव सिंह जी ने इस पुस्तक में भी कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। पहले काल विभाजन के रूप में हम सबसे पहली यदि कोई पुस्तक देखते हैं तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये अंग्रेजी भाषा में पुस्तक लिखी थी और 1889 में इसका पहला भाग आया था, प्रकाशन हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक में पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया था और उन्होंने उनके समय तक के संपूर्ण हिंदी साहित्य को ये 10 भागों में विभाजित किया था। देखें आप स्क्रीन पर, चारण काल जिसका समय उन्होंने शुरुआत का 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक रखा था। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम ब्रज कृष्ण कविता। चौथा मुगल दरबार। पांचवा तुलसीदास। छठा रीति काव्य। सातवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि 8वां 18वीं शताब्दी। 9वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 10वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 10 सालों में उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया था, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ये सही ढंग से काल विभाजन का प्रयास नहीं है और ये काल विभाजन भी नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें कोई एक रूप का नहीं है। ऐसा लगता है कि ये भिन्न भिन्न एक पुस्तक के भिन्न भिन्न अध्यायों का नामकरण मात्र किया गया है। दूसरा, इसमें कोई कार्यक्रम की कोई निरंतरता नहीं है। उन्होंने चारण काल का उल्लेख किया 700 से 1300 एडी तक का, लेकिन उसके बाद में फिर कहीं कोई कालक्रम का उल्लेख नहीं है। फिर 8वें बिंदु पर हम देखें कि 18वीं सदी का साहित्य, उसके बाद फिर कोई कार्यक्रम का उल्लेख नहीं। कंपनी शासन में हिंदुस्तान, फिर विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। तो कालक्रम की निरंतरता जैसा इसमें कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। चौथा, इसमें ऐतिहासिक चेतना की दृष्टि से भी हम देखें तो हमें ऐतिहासिक चेतना नहीं दिखाई देती है कि एक व्यवस्थित ढंग से हम काल का विभाजन देखें। तो लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ये जो किया गया काल विभाजन का प्रयास, ये भले ही उतना व्यवस्थित विभाजन का प्रयास नहीं हो जो हमारी चेतना में रहता है, जिस तरह का प्रयास के जहाँ एक निरंतरता होती है, कोई आरंभ का बिंदु होता है, कोई मध्य का बिंदु होता है, कोई अंत का बिंदु होता है। तो ऐसा भले ही इसमें प्रयास हमें नहीं दिखाई देता हो, लेकिन ऐसा प्रयास न होने पर भी, क्योंकि एक प्रारंभिक प्रयास था और एक अंग्रेजी लेखक के द्वारा किया जाने वाला प्रयास था, उस दृष्टि से
ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से हम अगला अगर हम जो प्रयास है वो है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीन भाइयों के द्वारा इस का संकलन किया गया था। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें इसका आकार बहुत विशाल था। इसमें लगभग 5000 कवियों का परिचय दिया गया था। और आगे चल करके जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां हम ये पाएंगे कि इन 5000 कवियों में से जिन 1000 कवियों का परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया, वो इसी में से उन्होंने लिया था। तो ये पुस्तक की दृष्टि से, संकलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसमें हम विवेचन की अपेक्षा ये पाएंगे कि एक ऐतिहासिक चेतना वो अधिक है। ऐतिहासिक चेतना की दृष्टि से हम देखें तो कहीं काल क्रमिकता है, निरंतरता है, और एक आरंभ, एक मध्य, एक अंत, उसको एक समझने और पकड़ने का प्रयास भी किया गया। मिश्र बंधु विनोद द्वारा जो काल विभाजन किया गया उसमें सबसे पहले उन्होंने आरंभिक काल कहा, और इस आरंभिक काल को उन्होंने 2 हिस्सों में विभाजित किया, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को उन्होंने 700 से 1343 तक माना, और उत्तर आरंभिक काल को उन्होंने 1344 से 1444 तक माना। ये संवत में है, और आप लोग जानते हैं कि सन और संवत में लगभग 57 वर्ष का फर्क होता है। सन आगे चलता है और संवत पीछे चलता है। तो यहाँ संवत 700 से 1343, संवत 1344 से संवत 1444। इसी तरह माध्यमिक काल को, जिसे उन्होंने 2 हिस्सों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, इसी तरह प्रौढ़ माध्यमिक काल जिसे उन्होंने 1561 से 1680 संवत तक बताया। इसी तरह अलंकृत काल, इसके भी 2 हिस्से किए, और पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल 1681 से 1790 तक लगभग 110 वर्ष। पूर्व अलंकृत काल 1791 से 1889 तक, ये उत्तर अलंकृत काल, ये उनका विभाजन था। इसके बाद के काल को उन्होंने एक नाम दिया, परिवर्तन काल, और उसके बाद वर्तमान काल। परिवर्तन काल को उन्होंने 1890 से 1925 संवत में, तो लगभग आप 1870 तक ईस्वी सन में इसे समझ सकते हैं। और इसी तरह 1870 के बाद उन्होंने वर्तमान काल बताने का प्रयास किया। तो ये एक तरह का काफी व्यवस्थित है। अगर मिश्र बंधु विनोद की दृष्टि से हम जॉर्ज ग्रियर्सन की दृष्टि से देखें तो मिश्र बंधुओं द्वारा ये किया गया, विनोद में किया गया काल विभाजन अपेक्षाकृत अधिक तार्किक है, तर्क संगत है। और इस काल विभाजन को बहुत बाद में के इतिहासकारों ने किसी हद तक स्वीकार भी किया। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, ये इसका जो काल विभाजन था, नामकरण तो ये नहीं रहा, लेकिन काल विभाजन का जो समय है वो थोड़ा बहुत इसको स्वीकार किया गया। लेकिन अगर हम इसके मूल्यांकन को देखें तो अलंकृत काल ये नया नामकरण था, और जिसे बाद में स्वीकार नहीं किया गया अलंकृत काल को। इसी तरह से परिवर्तन काल ये एक अलग ढंग का नामकरण, वर्तमान काल एक अलग ढंग का नामकरण था। तो ये जो परिवर्तन काल, अलंकृत काल आदि जो नामकरण थे, इनको सहज ही स्वीकार नहीं किया गया था, है ना। तो ये मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया एक प्रयास था। इसके बाद में, मिश्र बंधुओं के बाद में, तो सबसे पहला व्यवस्थित हमें काल विभाजन दिखाई देता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में
ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और उन्होंने जिस पैनी दृष्टि के साथ, जिस बेवाकी के साथ काल विभाजन किया था, वो कमोबेश आज तक अधिकांश इतिहासकारों द्वारा मान्य है। उन्होंने एक से दो तरह का काल विभाजन किया। काल सापेक्ष भी उनका काल विभाजन था और प्रवृत्ति सापेक्ष भी काल विभाजन था। आप इस काल विभाजन को देखिए तो पहले नंबर पर आदिकाल है। इस आदिकाल को उन्होंने प्रवृत्ति की सापेक्ष वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल मतलब आदिकाल में वीर गाथाएं ज्यादा लिखी गई, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने इसे संवत 1050 से 1375 तक स्वीकार किया। अगर हम इसे सन में कहें तो सन में लगभग 1000 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक हम कह सकते हैं लगभग। इसी तरह उन्होंने पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल नाम दिया, और उन्होंने इसे 1375 से 1700 ईस्वी तक स्वीकार किया। इसी तरह से उत्तर मध्यकाल या रीति काल उन्होंने नाम दिया और इसे 1700 से 1900 संवत तक स्वीकार किया। और 1900 संवत 1900 के बाद के संपूर्ण काल को उन्होंने आधुनिक काल संज्ञा दी। और प्रवृत्ति के सापेक्ष हम देखें तो इसे गद्य काल उन्होंने कहा। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है, काल विभाजन, ये अगर हम प्रवृत्तियों की सापेक्ष देखें तो काफी हद तक बहुत महत्वपूर्ण काल विभाजन है। आदिकाल जो नाम दिया उसकी प्रवृत्ति वीर गाथा काल। तो हालांकि आदिकाल का जो समय है, इस काल में केवल वीर गाथाएं नहीं लिखी गई, सिद्धों का, नाथों का, जैनों का भी साहित्य इस काल में आया है। अन्य भी लौकिक साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में आया है। अमीर खुसरो, विद्यापति जैसे बहुत कवि भी इसी काल में हैं। झोला मारूरा दुआ जैसी रचनाएं भी इसी काल में हैं, जिन सबका परिगणन, जो वीर गाथाएं नहीं है, और जिन सबका परिगणन इस काल में होता है। लेकिन उस समय तक जो प्राप्त खोजें थी उसके हिसाब से उन्हें देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था। और हम ये बात ध्यान दें कि ये सन 1929 में प्रकाशित साहित्य है। 1929 तक शोध की इतनी बड़ी संभावनाएं नहीं हुई थी, इतना ज्यादा शोध नहीं हुआ था, उनके सामने नहीं था, केवल रचनाओं का संकलन मात्र था। और उनमें भी तमाम उल्लेख मात्र रचनाएं हुआ करती थी उस समय। तो जैसे कासारा तासी ने जिन रचनाओं का उल्लेख किया, उन्हें चित्ती संगर जी ने ऐसे कैसे ले लिया, चित्ती संगर जी की रचनाओं का मिश्र बंधु ने ले लिया। तो ये मूल रचनाओं और मूल पाठों को देखे बिना भी अनेक रचनाओं का संकलन कर लिया जाता था, रचनाओं को इतिहास ग्रंथों में शामिल कर लिया जाता था। तो ये एक बड़ा कारण रहा वीर गाथा काल नामकरण होने पर भी ये आज अधिकांश इतिहासकारों को नाम स्वीकार नहीं होता है। इसी तरह उन्होंने मध्यकाल को दो हिस्सों में विभाजित किया, पूर्व मध्य और उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीति काल को उत्तर मध्यकाल। और ये पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ये नाम तो स्वीकार बाद के इतिहासकारों को उतने नहीं हुए, लेकिन भक्ति काल और रीति काल उनके द्वारा दिए गए ऐसे नाम थे जो उन्हें स्वीकार हुए सभी को। और जो संवत इन शब्द का, भक्ति काल का जो समय उन्होंने संवत 1375 से 1700 तक दिया, तो कमोबेश थोड़ा बहुत अंतर करके 10-20-50 वर्ष का अंतर करते हुए प्रायः सभी परवर्ती इतिहासकारों ने इसे स्वीकार किया। इसीलिए रीति काल का समय तो प्रायः सभी ने इसी को स्वीकार किया, संवत 1700 से 1900। यह किसी ने अगर सन में दिया तो संवत 1650 से 1900 तक का समय स्वीकार किया। आधुनिक काल का उन्होंने गद्य काल नाम दिया, और ये नाम काफी हद तक बहुत महत्वपूर्ण है कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और वहां से प्रारंभिक कार्य गद्यकारों के द्वारा गद्य की रचना, इससे पहले की जो रचना गद्य की है उसकी और शुक्ल जी का भले ही ध्यान नहीं गया हो, जो लगभग
एक सदी से गद्य लिखा जा रहा था, लेकिन गद्य का प्रारंभ वहां से होता है। 1850 के बाद तो गद्य बहुत बड़ी मात्रा में शुरू होता है। यहाँ से भारत हरिश्चंद्र का काल भी प्रारंभ होता है, जिन्होंने गद्य में एक विपुल मात्रा में, वह भी खड़ी बोली गद्य में बहुत बड़ी मात्रा में रचनाएं लिखी। और उस हिसाब से 1850 ईस्वी या संवत में कहें तो 1900 तक का जो काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। बाद के हम देखेंगे कि इतिहासकारों ने लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस काल विभाजन को सहज ही स्वीकार भी किया है। इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा भी काल विभाजन किया गया। इसमें देखें हम आदिकाल का समय 1000 से 1400, भक्ति काल का समय संवत ये गलत लिखा है, 1400 से 1700, रीति काल का 1700 से 1900, आधुनिक काल का 1900 से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास पर रचनाएं लिखी और बड़े व्यक्तित्व थे। हर एक क्षेत्र में उन्होंने कलम चलाई थी, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो उनका हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में लिखना और तमाम पुरानी मान्यताओं को नए सिरे से, नए ढंग से देखना, सोचना, समझना और उनको बताना, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके इतिहास का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि उन्होंने संवत को हटा दिया और संवत की जगह उन्होंने ईस्वी सन का प्रयोग किया। आदिकाल का जो समय ईस्वी सन में हम देखें तो 1000 से 1400 तक का जो समय है वो ईस्वी सन में, भक्ति काल का समय 1400 से 1700 तक का समय उन्होंने रखा और इसी तरह रीति काल का समय 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक, ये सारे समय ईस्वी सन में है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरी शताब्दी ही कहीं ना कहीं काल विभाजन को प्रभावित करती है, अर्थात जो रचनाएं एक प्रवृत्ति की चल रही वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर तिथि पर आकर के रुक जाती हो, उसके बाद में फिर दूसरे ढंग की रचनाएं शुरू हो जाती हो, ऐसा नहीं होता है, बल्कि सभी तरह की रचनाएं वो निरंतर चलती रहती हैं। तीसरी बात, उन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल दिया था उसके विपक्ष में काफी प्रमाण उपस्थित किए और उन्होंने वीर गाथा काल की अपेक्षा आदिकाल इस नाम को अधिक महत्व दिया। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया काल विभाजन था। इसी क्रम में हम और काल विभाजन देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन है। इसमें उन्होंने आदिकाल के समय को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित किया है और इसे संधि काल और चारण काल के नाम से कहा। ये 600 वर्षों का लगभग समय है जिसे उन्होंने संधि काल, चारण काल कहकर के समेटा है। इसी तरह भक्ति काल का समय लगभग वही, रीति काल का समय वही, आधुनिक काल का समय वही है। संधि काल, चारण काल ये उनके नए नाम हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के। और इसी क्रम में हम और भी कई इतिहासकार हैं, गणपत चंद्र गुप्त जी वगैरह, जिन्होंने अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें ज्यादा नयापन नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन ये महत्वपूर्ण है और उनके द्वारा जो संपादित किया हुआ इस चीज से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विभिन्न विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा जिनका अपना अपने विषय में, अपना अपने क्षेत्र में शोध था, उन्होंने उसी विषय पर लेख लिख करके इस इतिहास ग्रंथ को समृद्ध किया था और ये बहुत ही विशिष्ट इतिहास ग्रंथ है। और इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के रूप में, हालांकि नामकरण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सुझाए थे वे ही नामकरण रहे, महत्वपूर्ण ज्यादातर मान्य वे ही रहे, लेकिन जो काल विभाजन है वो आदिकाल का समय 650 ईस्वी से ले डॉक्टर नगेंद्र ले गए और 1850 जैसा
आचार्य शुक्ल जी ने स्वीकार किया था, उसी तरह से उन्होंने भी स्वीकार किया। तो इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र तक हम बाद के भी काल विभाजन के ग्रंथ हैं, लेकिन हम डॉक्टर नगेंद्र तक के किए गए इन सारे ग्रंथों के काल विभाजन पर हम मोटे तौर पर दृष्टि डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो केंद्रीय बिंदु हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो किया गया काल विभाजन है, मोटे तौर पर थोड़ा बहुत हेर फेर करते हुए प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। और इस मामले में हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रणम्य है कि उन्होंने जो दिशा दी उस दिशा पर बाद के हिंदी साहित्य का इतिहास निरंतर चलता रहा। चूकें होती हैं, भूलें होती हैं, लेकिन नया शोध उसे प्रमाणित करता है, नया शोध नए ढंग से प्रस्तुत करता है। तो आज हम सब ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का क्या प्रारूप है, इस प्रारूप को समझा। अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं, प्रश्न हो तो आप मेरे पास तक पहुंचाएं, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मनोज जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जैन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिंदी के विद्यार्थियों कि आज आपने इस महायज्ञ के पहले सोपान में, इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अपनी सहभागिता निभाई। आपकी कुछ जिज्ञासाएं और कुछ प्रश्न हमें चैट बॉक्स में प्राप्त हुए हैं, उनका समाधान हम इस रविवार को हम करेंगे, और इस व्याख्यान पर ही अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आदरणीय जैन सर उपस्थित रहेंगे। साथ ही आपने चैट बॉक्स में कुछ तकनीकी समस्याओं का उल्लेख किया है। कोशिश करेंगे कि आगामी सत्र में जो व्याख्यान होंगे उसमें उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी हद तक छात्र के नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी इसमें बहुत कुछ जिम्मेदार है, क्योंकि आप बहुत कुछ लिख रहे थे लेकिन बहुत से विद्यार्थी इसको ध्यान से बराबर देख भी पा रहे थे और सुन भी पा रहे थे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी ओर से ऑडियो और वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह से आपको निरापद और बहुत अच्छे से प्राप्त होगी। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।